नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी में इकाई 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई में हमारे पास 1 नंबर वाले 3, 4 नंबर वाले 1, इस प्रकार से कुल 7 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आएंगे। इस इकाई का विषय वस्तु है जीवन दर्शन और इसमें कुल हमारे पास 3 पाठ है। पहला है जीवन का झरना, दूसरा है एक था पेड़ एक था ठूंठ और तीसरा है सात। कोरोना के कारण इनको तो हटा दिया गया है, केवल 2 पाठ हमको अध्ययन करना है। अब चूंकि 1 नंबर वाले 3 प्रश्न आ रहे हैं तो मान के चलिए आपको बारीकी से इस पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से 3 में 3 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप से में आप पा सकते हैं। इससे वीडियो में आपको स्लाइड के रूप में नोट्स मिलेगा, कविता का व्याख्या किया जाएगा। व्याख्या के दौरान जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर वहीं पे समझाए जाएंगे। अगर कोई व्याकरण हो तो उनको भी बताया जाएगा और पुराने पेपर का हल भी कराया जाएगा। सारे जो पुराने पेपर हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पहले से समझा दिए रहेंगे तो केवल और केवल वहाँ पे प्रश्न को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सीधे हम इकाई में आ जाते हैं। हमारे पास है पाठ का नाम जीवन का झरना, विधा है कविता विधा और इनके कवि का नाम है आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। ये पेपर में आ चुका है। आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो नाम पर ही आधारित एक रचना आरसी, दूसरा रचना है आजकल, तीसरा है जीवन और यौवन, चौथा प्रेम गीत, पांचवा कलापी, छठवां संचयिता, सातवां मैं किस देश में हूँ, आठवां खोटा सिक्का। कुछ रचनाओं को अगर याद रखना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। आरसी आजकल जीवन और यौवन के प्रेम गीत सुनाते हैं, इतने को आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आरसी आजकल जीवन और यौवन के प्रेम गीत सुनाते हैं। के शब्द की जगह में कलापी शब्द को भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो कविता है हमारे पास जीवन का झरना, इसमें रस है, वीर रस का प्रयोग हुआ है। वीर रस है तो मान के चलिए आपके पास शब्द गुण कौन सा हो जाएगा, ओज गुण, और अलंकार ज़्यादातर अनुप्रास का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। सीधे अपन कविता में आ जाते हैं। पहली कविता हमारे पास यहाँ पे है 4 पंक्तियों में। वाचन करेंगे, वाचन के साथ साथ जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थों को भी यहाँ पे देखा जाएगा और सीधा हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या के बाद जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर यहीं पे आपको समझाया जाएगा। यह जीवन क्या है? यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के 2 तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। तो ये तो हमारे पास वाचन हुआ। यहाँ पे कवि ने शुरू में ही प्रश्न किया है, यह जीवन क्या है? कवि ने शुरू में ही प्रश्न किया है कि यह जीवन क्या है। प्रश्न किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हम अलंकार अगर देखें तो प्रश्न अलंकार भी बोल सकते हैं। निर्झर अर्थात होता है झरना, मस्ती अर्थात होता है आनंद। कवि कहते हैं, यानी एक प्रकार से जीवन की तुलना या जीवन की समानता निर्झर अर्थात झरने से करते हुए कहते हैं कि यह जीवन क्या है। पहले तो प्रश्न करता है स्वयं कि यह जीवन क्या है और स्वयं उनका उत्तर बताते हैं निर्झर, यानी यह जीवन जो है निर्झर अर्थात झरने के समान है। जिस प्रकार से जीवन में मस्ती होती है, जीवन में जो आनंद होता है वो आनंद जो है झरने के पानी के समान है। पहले तो तुलना किससे किया है? जीवन की तुलना आपका निर्झर अर्थात झरने से किया है। दूसरा तुलना अर्थात समानता भी कह सकते हैं। समानता क्या क्या है? जीवन की जो मस्ती है अर्थात जो आनंद है उसकी समानता झरने की पानी से किया है। फिर आगे कहते हैं कि सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख दुख, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं और जीवन में जो सुख दुख है वो निर्झर के 2 तीरों यानी होता है किनारे। जैसे
नदी मान ली निर्झर जो है बह रहा है, तो इनके दो छोर होंगे, दो किनारे होंगे और दोनों छोर कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में सुख और दुख क्रमशः आते जाते रहते हैं, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। तो उसी को बोला है कि जिस प्रकार से मानव जीवन में सुख और दुख होते हैं, उसी प्रकार से झरने के जो दो किनारे हैं, दोनों अपने मनमानी तरीके से राह में चलते रहते हैं। आगे बता रहा है, कब फूटा गिरी के अंतर से। कवि कहते हैं कि झरना कब, गिरी यानी होता है पर्वत, अंतर यानी हृदय। झरना कब पर्वत के हृदय से फूटकर किस क्षेत्र से, किस अंचल, अंचल यानी क्षेत्र, किस क्षेत्र से फूटकर ऊपर से नीचे आया। उतरा यानी ऊपर से नीचे आया। किस घाटी से बहकर आया, कौन सी घाटियों से बहकर आया। समतल में अपने को खींचे, स्वयं को समतल मैदान में खींच लाया। तो एक बार पुनः देख लीजिए एकदम सरसरी तौर पे। कवि कहते हैं कि यह जीवन क्या है, फिर बताते हैं कि यह जीवन निरंतर बहने वाले झरने के समान है। इस जीवन की मस्ती अर्थात आनंद झरने के पानी के समान है। इस झरने के दोनों किनारे, इस झरने के दोनों किनारे मानव जीवन के सुख दुख के समान हैं, जो जीवन में कभी नहीं मिलते। जीवन के समान ही झरना भी अपने नियत मार्ग पर, राह यानी रास्ता या मार्ग, झरने के समान ही यानी जीवन के समान ही झरना भी अपने नियत मार्ग पर चलता रहता है, अपने मनमौजी तरीके से चलता रहता है। झरना कब फूटा, झरना जो है कब पर्वत के हृदय से फूटकर किस अंचल यानी किस क्षेत्र से ऊपर से नीचे आया। कौन सी घाटियों से बहकर स्वयं को समतल यानी प्लेन मैदान में खींच लाया। ये इनकी व्याख्या हुआ। अब आगे देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि जीवन और झरना, यानी जीवन की समानता झरने से किया है, यानी कह सकते हैं कि कवि ने यहाँ पे जीवन की समानता झरने से किया है, जीवन की तुलना झरने से किया है। और जीवन की जो मस्ती है, मस्ती अर्थात आनंद, वो जो है झरने के पानी के समान है, यानी जीवन की जो मस्ती है उसकी समानता पानी से किया है। उसी प्रकार से जीवन की जो सुख दुख है उसकी समानता झरने के दोनों किनारों से, दोनों तटों से किया है। यहाँ पे तीन समानता, जीवन की समानता झरने से, जीवन के मस्ती की समानता झरने की पानी से, जीवन में आने वाली सुख दुख की समानता झरने के दोनों किनारों से, दोनों तटों से किया है। इसी से संबंधित एक प्रश्न है हमारे पास, बुक में आपके पास प्रश्न क्रमांक पहला, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों से की है, अपने शब्दों में लिखे। अभी जो समझाएं वही चीज़ है। कवि ने जीवन की समानता झरने से की है, जीवन के सुख दुख को झरने के दो किनारों के समान तथा जीवन की मस्ती को झरने के पानी के समान बताया है। यही चीज़ आपके पास है और इसी को आपको लिखना है और समझना है। जीवन की समानता झरने से, जीवन में आने वाली सुख दुख की समानता झरने के दोनों किनारों से, जीवन में जो मस्ती होती है, जो आनंद है, उसकी तुलना झरने के पानी से की है। ठीक है। अब इसी से संबंधित हमारे पास दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 आपके बुक के आधार पे। कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दो तीरों, सुख दुख के दो तीरों से कवि का क्या आशय है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है, सुख दुख के दो तीरों से कवि का आशा है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रूपी दो किनारे हैं, इनसे संघर्ष करता हुआ वह आगे बढ़ता है,
यानी मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, उसी को संघर्ष करते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो एक हुआ सुख और दूसरा हुआ दुख। जब जीवन में सुख आता है, जहाँ सुख जीवन में आता है वहाँ आनंद और हर्ष का संचार होता है। सुख आने पर हमारे जीवन में आनंद और हर्ष का संचार होगा। जब दुख आएगा तो हमारे जीवन में एक प्रकार से, यानी मनुष्य के जो जीवन है उसमें दृढ़ता का भाव भरेगा। दुख आने पर आदमी जो है बड़े ही दृढ़ता के साथ, बड़े ही मजबूती के साथ उनकी सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दुख मनुष्य में दृढ़ता का भाव भरता है और उन्हें मजबूत बनाता है। विपत्तियों में मनुष्य का उन मानवीय मूल्यों से अपने चरित्र और व्यक्तित्व को गढ़ता है जिससे वह जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता है। मानव जीवन में दोनों का अपना महत्व है, क्योंकि यह उन्हें जड़ नहीं होने देते और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ को पकड़ना है, एक सुख और एक दुख। ठीक है, ये हमारा सुख हुआ और ये हुआ दुख। सुख आने पर हमारे जीवन में आनंद और हर्ष का संचार होता है। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो मनुष्य के अंदर दृढ़ता का भाव, मजबूती का भाव भरता है और विपत्ति आने के कारण मनुष्य के मानवीय गुणों में, उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में निखार आता है। उनके चरित्र और व्यक्तित्व एक प्रकार से नए सिरे से गढ़े जाते हैं, जिससे जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता है, जीवन में वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। मानव जीवन में दोनों का अपना महत्व है, क्योंकि यह उन्हें जड़ नहीं होने देते और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। चलिए आ जाते हैं दूसरा नंबर के कविता में। दूसरा नंबर का कविता है हमारे पास, वाचन कर लेते हैं। निर्झर में गति है, जीवन है वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन में मदमाता। हर एक पंक्ति को गहराई से पढ़ना है, हर एक पंक्ति को आपको याद रखने का प्रयास करना है, क्योंकि एक नंबर का खाली स्थान इन जो कविता के पंक्ति है वहाँ से दे दिया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए खाली स्थान में गति है, जीवन है वह आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, झरना। या कभी दे देगा झरने में गति है, खाली स्थान है वह आगे बढ़ता जाता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जीवन। तो इसी टाइप से आपके पेपर में आएंगे और आपको समझना है। एक नंबर इसी टाइप से आते हैं, कविता की पंक्ति का कोई भाग छुपा देते हैं, रिक्त कर देते हैं और उसी को भरने के लिए आपको कहा जाता है। तो चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। जीवन में गति है, निर्झर में गति है, जीवन है वह आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे कवि क्या बताने का प्रयास किया है, कवि ने बताया कि बाधाओं को पार करते हुए, हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी बाधा है उनको पार करते हुए जीवन में झरने की तरह आगे बढ़ने का संदेश दिया है। यानी झरने की तरह विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, यही संदेश झरना हमको देता है। तो निर्झर में गति है, जीवन है वह आगे बढ़ता जाता है। कवि कहते हैं कि झरने में जीवन है। ठीक है, यानी झरना जो है युवावस्था के समान क्या होता है, गति यानी गतिशील होता है। जिस प्रकार से युवा वर्ग के लोग गतिशील रहते हैं, विभिन्न जो कार्य होते हैं उसमें एकदम दृढ़ता के साथ संलग्न रहते हैं, तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि झरने में युवा अवस्था के समान क्या होता है, गति होता है। वह हमेशा गतिशील रहता है, वह आगे बढ़ता जाता है। युवा के समान जीवन यानी युवा के समान झरना अपनी धुन में चलता रहता है। युवाओं के समान झरना जो है अपने जीवन में अपनी धुन में चलते हुए आगे बढ़ता रहता है, वह आगे बढ़ता है। तो सीधी सी बात, एक पंक्ति का अर्थ क्या हो गया, झरने में युवावस्था के समान गतिशीलता है, वह आगे बढ़ता जाता है। युवा शक्ति के समान अपनी धुन में चलता है, अपनी मस्ती में
झरझर करते हुए आगे बढ़ता है। तो यही बता रहा है कि युवा शक्ति के समान अपनी धुन में वो आगे बढ़ता है और अपनी मस्ती में यानी आनंद के समान साथ, यानी जीवन की मस्ती झरने की पानी है, तो वो अपने मस्ती में पानी की झरझर आवाज़ करते हुए आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन में मदमाता। यहाँ पे बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। कभी कहते हैं कि झरने जो है राह में आने वाली जितने भी बाधा यानी अवरुद्ध, जितने भी दुश्वारियां हैं, उन दुश्वारियों को, उन बाधाओं से ये लड़ते हुए आगे बढ़ता है। वन अर्थात जंगल, पेड़ों अर्थात वृक्ष, जंगल के वृक्षों से टकराता हुआ, चट्टानों यानी जो पर्वत है, उन पर्वतों पर युवा अवस्था के जोश के साथ चढ़ता हुआ, साथ ही साथ अपनी यौवन की मदमाता, मद यानी मस्ती, अपनी जो युवा अवस्था की जो मस्ती है उसमें गाता हुआ आगे चलता जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल से अर्थों में देखें तो क्या हो जाएगा, कवि ने कहा है कि झरने में युवावस्था के समान गतिशीलता है, वह आगे बढ़ता जाता है। युवावस्था के समान झरना अपनी धुन में चलता रहता है, अपनी मस्ती अर्थात आनंद में झरझर की गीत गाता है। राह में आने वाली सभी बाधाओं से लड़ता हुआ, जंगलों के वृक्षों से टकराता हुआ, चट्टानों अर्थात पर्वतों पर चढ़कर युवा जोश के साथ अपनी मदमाता अर्थात अपनी मस्ती में भरकर बढ़ता जाता है, यानी गाते हुए, झरझर की गीत गाते हुए आगे बढ़ता जाता है। इससे संबंधित प्रश्न अगर हैं तो हमारे पास क्या है देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, बाधा की रोड़ों से लड़ता, उक्त पंक्ति का आशय जीवन को कैसे और कब कब प्रभावित तथा प्रेरित करता है, अपने शब्दों में लिखिए। बाधा की रोड़ों से लड़ता से कवि का आशय है कि जिस प्रकार झरना अपने रास्ते में आने वाले हर बाधाओं यानी हर मुश्किलों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन के संघर्षों से जूझते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई बाधा आता है, तो झरने से हमें हार ना मानने, पीछे मुड़कर ना देखने, सदैव आगे बढ़ने एवं गतिशील रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। यानी यहाँ पे झरने से सीख लेते हुए मनुष्य को उनके जो गुण हैं उनको ग्रहण करने की यहाँ पे हमें प्रेरणा दिया जा रहा है। कवि ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, क्या बताया है कि झरना, जिस प्रकार से झरना अपने रास्ते में आने वाले हर मुश्किलों को पार करते हुए वो आगे बढ़ता है, पेड़ों से टकराते हुए, चट्टानों से टकराते हुए उनको पार करके आगे बढ़ के समतल मैदान में आता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में यदि कोई संघर्ष से मनुष्य जूझ रहा है, तो जीवन में आने वाली जो भी विपत्ति है, जो भी बाधा है, उन बाधाओं को झरने के समान ही, उन बाधाओं से झरने के समान ही कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा झरने के समान गतिशील रहने की प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं। ये चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया है। झरना को लेकर आपको चलना है और उनसे मनुष्य को क्या सीख मिलता है उनको यहाँ पे बताने का प्रयास करना है। तीसरी कविता में आ जाते हैं। लहरें उठती है, गिरती है, नाविक के तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति किस दिन, जिस दिन उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। यहाँ पे
आपके पास तीसरी कविता में क्या बताने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं वही कि आपके जीवन में जितने भी बाधा आती है उन सारे बाधाओं को पार करते हुए आपके जीवन में जो भी विपत्ति के समय आते हैं उन विपत्ति के समय को पार करते हुए आपको कैसे आगे बढ़ना है, इसी की सीख यहाँ पे देते हुए झरना हमें क्या बताने का प्रयास करता है, देखते हैं। कवि कहते हैं कि लहरें उठती है लहरें है, नाविक तट पर पछताता है। कवि कहते हैं जिस प्रकार लहरें अपने मस्ती में आगे बढ़ती चली जाती है, यानी लहरें उत्पन्न होता है, अपने मस्ती में वो ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन नौजवान नाविक, जो नौजवान लोग हैं, जो नाविक है, ये नाविक जो है तट के किनारे, तट अर्थात किनारे पर खड़ा होकर क्या करता रहता है, पछताता रहता है, यानी वो वहीं पे खड़ा रहता है, जबकि आने वाले झरने जो है अपनी मस्ती में आगे बढ़ते हुए बहुत ही आगे चला जाता है और नाविक वहीं पे खड़ा रहता है और पछताता रहता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता है आगे। लेकिन यौवन अर्थात जो नौजवान लोग होते हैं वो निर्झर के समान अर्थात झरने के समान सदैव आगे बढ़ता रहता है, अर्थात झरना युवावस्था के समान बिना थके हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो इसमें यही बताने का प्रयास किया है। झरने के बारे में बताया कि झरने की जो लहर है वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है, लेकिन तट पर खड़े हुए जो नाविक है वो वहीं पे रुका रहता है और बाद में उनको पछतावा भी होता है। आगे बताते हैं कि जो यौवन अर्थात नौजवान लोग होते हैं वो झरने के समान हमेशा अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, आने वाली बाधाओं को पार करते हुए। तीसरे पंक्ति में बोला है निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन। ठीक है, यहाँ पे कवि क्या बताएं, जिस दिन यह जीवन रूपी झरना रुक जाएगी। कवि कहते हैं निर्झर अर्थात झरना। कवि कहते हैं कि जिस दिन यह निर्झर रूपी झरना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, उस दिन उनकी गतिशीलता रुक जाएगी। जो प्रवाहित हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उनकी गतिशीलता भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उस दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, यानी उनका जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तथा संसार में अपने बुरे वक्त की, जग यानी संसार, दुर्दिन यानी बुरे वक्त की घड़ियां यानी समय गिनने लग जाएंगे। तो यहाँ पे इस दो पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, जिस दिन यह जीवन रूपी झरना रुक जाएगा उस दिन उनकी गतिशीलता जो है समाप्त हो जाएगा, तथा जग यानी संसार में वह अपने बुरे वक्त की घड़ियां गिनने लगेगा। तो यह हुआ हमारे पास व्याख्या। अब इससे संबंधित प्रश्न क्रमांक आपके बुक में है 5वां, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत्यु हो जाना क्यों और कब बताया गया है, या इसी को जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन कर मानव कब और क्यों मृत हो जाएगा। तो उत्तर है जीवन का झरना कविता में मानव रूपी झरना, यानी मनुष्य की तुलना झरने से की गई, मानव रूपी झरना जिस दिन रुक जाएगा उस दिन उनकी गतिशीलता भी रुक जाएगी और मानव का जीवन समाप्त हो जाएगा तथा संसार में अपने बुरे वक्त की घड़ियां गिनने लगेगा। अभी जो व्याख्या किए हैं अंतिम के दो पंक्ति में लगभग पूरा वही चीज़ है। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से झरना का बहाव रुक जाता है तो झरना समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मानव रूपी जो झरने की बहाव, उनकी गतिशीलता अगर रुक जाएगी तो मान के चलिए उनका जीवन समाप्त हो जाएगा और संसार में उनके बुरे दिन गिनने प्रारंभ हो जाएंगे। चौथा कविता में आते हैं, निर्झर कहता है बढ़े चलो देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुकना है
मर जाना ही निर्झर यह झर कर कहता है। तो ये हुआ वाचन। अब इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि कवि ने इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। शुरू में कहते हैं कवि कहते हैं कि निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार निर्झर अर्थात झरना बिना रुके गति से आगे बढ़ता रहता है, कभी भी वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन पथ पर, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अर्थात जो युवा लोग हैं उनको अपने जीवन पथ पर बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना सोचे उनको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये हुआ दो पंक्ति का क्या बताने का प्रयास किया। जिस प्रकार झरना बिना रुके गति से आगे बढ़ता रहता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसी प्रकार मानव को, जो नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, उन लोगों को अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना सोचे आगे बढ़ते रहना चाहिए। मत सोचो यानी बिना सोचे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में जो यौवनावस्था में जो ऊर्जा होती है, जो नौजवान लोग होते हैं उनके शरीर में जो ऊर्जा होती है, उनके जो गर्म खून होते हैं, उनके अंदर जो उत्साह होती है, जिसके कारण से उनके अंदर कुछ भी कर गुजरने की अभिलाषा होती है। यदि हम चुनौतियां लेंगे, यदि हम जीवन में चुनौतियां लेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमको सफलता प्राप्त होगा। यानी नौजवानों को यहाँ पे सीख दिया है कि आप जीवन में आने वाली हर बाधाओं को, हर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। आगे दो पंक्ति में देखते हैं, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही निर्झर झर कर कहता है। कवि कहते हैं जीवन का अर्थ सतत चलते रहना है। कवि कहता है जीवन का अर्थ जो है सतत यानी लगातार निरंतर चलते रहना है। मृत्यु जीवन का अंत है, यानी जिस दिन जीव जो है मृत हो जाते हैं उनका जीवन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। झरना भी, निर्झर अर्थात झरना भी हमें यही प्रेरणा देता है कि उसके समान गतिशील रहो, रुक जाओगे तो अंत हो जाएगा। यानी निर्झर अर्थात झरना हमें ये सीख देता है कि आप उनके समान हमेशा गतिशील रहो, कभी भी रुको मत, और जिस दिन तुम रुक जाओगे तो मान के चलिए कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। झरझर करते हुए झरना हमें यही सीख, यही हमें प्रेरणा, यही हमें संदेश देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बुक में जो है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो मानव मन को संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। तो निम्न पंक्ति है, पहला, धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है, ये पंक्ति याद रखना है। दूसरा पंक्ति, बाधा के रोड़ों से लड़ता वन के पेड़ों से टकराता, ये तीसरा है। निर्झर कहता है बढ़े चलो देखो मत पीछे मुड़कर। चौथा पंक्ति है, रुक जाना है मर जाना ही निर्झर यह झर कर कहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यानी जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। 4 पंक्तियों को आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 1 अन्य प्रश्न है, जीवन, कवि ने जीवन और झरने की समानता, जीवन और झरने की समानता की है, अपने शब्दों में लिखिए। तो 3 समानता वहाँ पे बता चुके हैं, जीवन की समानता झरने से, मस्ती की समानता पानी से, सुख दुख की समानता झरने के 2 किनारों से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अर्थों में तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों में क्या समानता की गई है, तो दोनों में ऐसे क्या समान चीज़ है, तो दोनों में क्या होता है, जोश। जीवन में भी जोश होना चाहिए और झरने में भी जोश होना चाहिए। दोनों में गतिशीलता एवं क्रियाशीलता होना चाहिए, यानी दोनों हमेशा गतिशील रहना चाहिए, हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए और जीवन के पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोनों बिना सोचे आगे बढ़ने की कामना होती है, यानी दोनों में जीवन में बिना सोचे आगे बढ़ने की कामना होती है। दोनों नियत मार्ग पर चलते रहते हैं,
दोनों मार्ग की बाधाओं से लड़ते एवं पार करते आगे बढ़ता है। यानी समानता है, दोनों में जोश होता है, दोनों में गतिशीलता एवं क्रियाशीलता होता है, दोनों बिना सोचे आगे बढ़ता है, नियत मार्ग पर आगे चलता है, मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ते हुए उनको पार करते हुए आगे बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 3 आपके बुक के आधार पर संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन के विभिन्न भावबोधों से जुड़ता है, कैसे? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मानव जीवन के भावबोधों से झरना कैसे जुड़ता है, ये अपने को बताना है। झरना अपनी प्रकृति से मनुष्य को संदेश देता प्रतीत होता है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो जिस प्रकार यह बाधाओं को पार करते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी किसी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो एक लक्ष्य निर्धारित करेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में मर्म को भी समझकर सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हुए जीवन संघर्षों में विजय प्राप्त करना चाहिए। यानी जिस प्रकार से झरना जो विभिन्न बाधाओं को पार करते वो आगे बढ़ता है, वैसे ही मानव जीवन में एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मार्ग में आने वाले हर बाधाओं को सकारात्मक सोच के साथ संघर्ष करते हुए उन पर विजय प्राप्त करने का यहाँ पे सीख हमें दे रहा है। यही मनोभाव हमारे अंदर झरना जो है भर रहा है। उसके बाद है जीवन की झरना कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलता है, क्या सीख या क्या संदेश मिलता है। तो देख लेते हैं क्या सीख मिलता है, क्या संदेश मिलता है। जीवन में हमेशा गतिशील और क्रियाशील रहना। झरना हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में हमेशा हमें गतिशील और क्रियाशील रहना चाहिए। दूसरा, जीवन में सुख दुख का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, जीवन पथ में आने वाली बाधाओं को सकारात्मकता के साथ सामना करना चाहिए। जीवन में जो भी बाधा आएगा उसमें हमें सकारात्मक सोच के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को जड़ता से जीवन तक की ओर उन्मुख करना चाहिए। हमारे अंदर जो जड़ता है उनको त्याग कर जीवनता की ओर, जीवन की ओर हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी 4 चीज़, गतिशीलता एवं क्रियाशीलता, सुख दुख का सामना करते हुए आगे बढ़ना, पथ में आने वाली बाधाओं को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना, जड़ता से जीवन की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब आ जाते हैं पेपर में 2018 ए सेट। जीवन रूपी झरना के खाली स्थान 2 किनारे हैं। तो जीवन रूपी झरना के सुख दुख 2 किनारे हैं। सुख दुख 2 किनारे हैं। व्याख्या आया था, ये कविता की 4 पंक्ति दी गई थी, 4 नंबर का। इसमें व्याख्या करने के लिए तीनों सेट में आए थे 18 में। उसके बाद है 18B में, जीवन एक खाली स्थान समान है। जीवन एक खाली स्थान यानी झरना के समान है। झरने, जीवन जो है झरने या निर्झर के समान है। निर्झर अर्थात झरना। जीवन का झरना कविता के कवि का नाम है आरसी प्रसाद सिंह। उसके बाद 19 में आए हैं, जीवन का झरना उचित संबंध जोड़ों में, तो उसमें गुण लिखना था हमें, शब्द गुण, काव्य गुण, ओज गुण। 4 नंबर में आए हैं, जीवन का झरना कविता में मानव को अमृत हो जाना क्यों और कब बताए गए। प्रश्न उत्तर समझाते समय आप लोगों को इसको मैंने बताया है। आरसी प्रसाद सिंह को खाली स्थान का कवि कहा जाता है, तो जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। जीवन और यौवन, यौवन शब्द लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जीवन का झरना कविता की भाषा खाली स्थान के अनुरूप है, तो यहाँ पे लिखोगे भाव के अनुरूप है। जो भाव है उसी के अनुरूप इनकी भाषा है। उसके बाद है, निर्झर में गति है। निर्झर में गति है, खाली स्थान है, वह आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही चीज़ है, खाली स्थान में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आएगा निर्झर। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्झर में गति है तो यहाँ पे क्या आएगा, यौवन है वह आगे बढ़ता जाता है। प्रश्न आया था जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों से किया है। जीवन की तुलना झरने से, मस्ती की तुलना झरने के पानी से, सुख दुख की तुलना झरने के दो किनारों से। उसके बाद है हमारे पास जीवन का झरना उचित संबंध जोड़ों में आया था, बाधा के रोड़ों से लड़ता। उचित संबंध जोड़ों में इनके साथ मैच करना था। खाली स्थान में गति है यानी निर्झर में गति है, यौवन है वह आगे बढ़ता जाता है। यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, खाली स्थान है, मस्ती इसका पानी। यह जीवन क्या है, निर्झर है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती इसका पानी है। पहली पंक्ति। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इनको आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजा गया वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।